tutorial search for all the queries regarding JEE, NTSC, Olympiads and NEET. So today what we are going to start is the last topic of our geography. The topic starts with the name Lifelines of National Economy. Now, Lifelines of National Economy means ऐसी चीज़ें जिनके बिना हम अपना रोज की जितने भी चीज़ें हैं, जो भी काम हम कर रहे होते हैं, पॉसिबल नहीं हो सकते हैं. Whether it is moving from one place to another, carrying a message, ये सारी चीज़ें जो है, ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, हम एक जगह बैठ के किसी और इंसान से बात कर रहे हैं, मैसेजेस सेंड कर रहे हैं, वर्किंग ईमेल्स, ये सारी चीज़ें, या जो अभी लाइव क्लास हमारी जो चल रही है, जो भी नॉलेज मैं आप लोगों को इस प्रोवाइड कर रही हूँ, ये सारे जो है कम्युनिकेशन की जितनी भी चीज़ें हैं, ये सब क्या है, एक तरह से लाइफ लाइन्स हैं किसी भी कंट्री की इकोनॉमी के. तो ये सब कैसे क्या है, क्या क्या इम्पोर्टेंस है इन चीज़ों का, ये सब जो है हम इस चैप्टर में डील करेंगे. अब बेसिकली स्टार्ट करें तो पहले के ज़माने से अगर हम स्टार्ट करते हैं तो कोई भी चीज़, जैसे प्रीवियस चैप्टर में हमने देखा था मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ में कि कोई भी चीज़ जो है एज अ रॉ मटेरियल एक्सट्रैक्ट की जाती है और उस रॉ मटेरियल को फिर फर्दर एक फिनिश्ड गुड में कन्वर्ट किया जाता है. अब चीज़ बन गई है, एक्सट्रैक्ट हो गई है, बन गई है, पर उसे जो है मार्केट से जिस भी इंसान को उसे यूज़ करना है वहाँ तक प्रोवाइड करवाने का भी काम जो है वो भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है. अब वो पर्सन जो ये काम करवा रहा होता है वो ट्रांसपोर्टर होता है और पूरी हैंडलिंग करता है ट्रांसपोर्टेशन की. तो ये सारी चीज़ें मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, कितने टाइप के मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है, ये सारी चीज़ें जो है हम इस चैप्टर में देखेंगे. अब हम बात करते हैं कम्युनिकेशन की. कम्युनिकेशन का अगर हम देखें तो इंडिया जो है वाइसली कनेक्टेड है पूरे वर्ल्ड से. पूरा वर्ल्ड एज वी ऑल नो एक ग्लोबल विलेज बन चुका है. कम्युनिकेशन बैरियर्स जो है कम हो गए हैं. आज के डेट में हम आराम से इंडिया में बैठे हुए बाहर किसी भी कंट्री में हमारा कोई रिलेटिव है, कोई फ्रेंड है, उससे बात कर सकते हैं, लाइव बात कर सकते हैं. किसी फॉरेन यूनिवर्सिटी का अगर कुछ भी लेक्चर चल रहा है वो हमें पढ़ना है, कुछ भी चीज़ें, को जितनी भी हमारी क्वेरीज है, सारी चीज़ें जो है हमारे पास इजीली एक्सेसिबल है, आराम से हम उन्हें हैंडल जो है कर सकते हैं. तो ये सारी चीज़ें कैसे हुई, ये सब चीज़ें क्या क्या इनके पैरामीटर्स हैं, ये सब चीज़ें जो है हम इस चैप्टर में देखेंगे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट. कितने मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट हैं जो जितने भी गुड्स हैं, जितने भी लोग हैं, उन लोगों के ट्रांसपोर्टेशन में फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर हेल्प कर रहे होते हैं. वी विल सी. सो फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज लैंड, जमीन. अब जमीन पे रहने वाले 3 टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन जो है अवेलेबल है हमारे लिए. पहला है रोडवेज, another one is railways, and after that it is pipelines. We are going to study them in further descriptive manner, but right now it is just a small for your knowledge. अब उसके बाद आता है वाटर ट्रांसपोर्टेशन. वाटर ट्रांसपोर्टेशन में inland waterways and overseas. After that comes the air transportation. एयर ट्रांसपोर्टेशन के अंदर आते हैं डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल. अब डोमेस्टिक की भी अगर हम बात करें तो डोमेस्टिक में एक आ जाएगा पब्लिक अंडरटेकिंग्स एंड आफ्टर दैट प्राइवेट एयरलाइंस. तो ये एक चार्ट है जिसमें पता चलता है कि इतने टाइप ऑफ ट्रांसपोर्टेशन जो है अवेलेबल है जिसके थ्रू गुड्स या पीपल अगर ट्रांसपोर्ट करना चाहे तो इजीली कर सकते हैं. यहाँ पे सिंबल मैंने बताया है आप लोगों को मैप बुक में या आपकी बुक में जो मैप अवेलेबल है उसमें वाटरवेज जितने भी दिए हुए हैं उसे इस वे में डिनोट किया जाता है. एयरवेज की बात करें तो थ्रू दिस साइन दे आर डिनोटिंग इट. स्टूडेंट्स, अभी हमने टेबल फॉर्म में देखा था कि 3 मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन अवेलेबल है हमारी कंट्री में यूज़ करने के लिए. Now the first we are going to study is the roadways. Now when we talk about the roadways, it usually covers around 2.3 kilometer approx हर एरिया में. ओके, अब रोडवेज जो है ईजिली हर एरिया में अवेलेबल रहते हैं दूसरे मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन के कंपैरिजन में, और इनकी जो है सुपीरियरिटी है दूसरे ट्रांसपोर्टेशन सोर्सेज के कंपैरिजन में. अब क्यों रोडवेज जो है ज़्यादा फेमस है, उसके क्या क्या पॉइंट्स हैं वो हम देखेंगे. अब सबसे पहले रोडवेज जो है इसका जो मेंटेनेंस होता है वो काफ़ी लो कॉस्ट होता है. आफ्टर दैट these roads can traverse more undulating topography, मतलब ऐसे एरियाज जहाँ पे
ऊंची नीची ज़मीन हो, प्लेटू रीजन हो, वहाँ पे जो है रोड्स का मेंटेनेंस जो है दूसरे किसी मोड के कंपैरिजन में थोड़ा सा जो है इजी होता है। इसके बाद देखें तो रोडवेज के नेगोशिएट हायर ग्रेडियंट्स ऑफ स्लोप्स, मतलब जितने भी हाई एल्टीट्यूड्स या माउंटेनियस रीजन होते हैं वहाँ पे भी किसी और मोड को डेवलप करने से बेटर है कि रोड्स जो है उन एरियाज में कटिंग का काम करके रोड्स डेवलप जो है कराई जा सके। इसके बाद इकोनॉमिकली फिजिबल है, इजीली इनको बनाया जा सकता है। लास्ट देखें तो फीडर फॉर अदर मोड्स, जैसे कि अगर हम बात करें एयर मोड की या फिर वाटर मोड की या रेलवे, तीनों में से किसी की अगर हम बात करते हैं तो इनके कुछ पर्टिकुलर पोर्ट्स होते हैं जहाँ पे इनकी लैंडिंग होती है। उस पोर्ट से डोर टू डोर जो फैसिलिटी प्रोवाइड करती है वो रोड ही होती है, तो इसलिए रोडवेज जो होती है सभी के ऊपर सुपीरियर होते हैं, क्योंकि वहाँ से आपकी कभी भी ये नहीं देखोगे कि आपके गेट के सामने आके कोई रेलवे अगर अपन इमेजिन करें कि जस्ट अपन ने गेट खोला और ट्रेन से जो हमारे घर में सामान आ गया, ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जो भी सामान रेलवे कैरी करेगा या प्लेन्स कैरी करेंगे या शिप्स कैरी करेंगे वो अपने पर्टिकुलर पोर्ट पे वहाँ पे उस लगेज को जो है ड्रॉप करेंगे, वहाँ से आपके घर तक जो है सामान किसी रोड मेथड से ही आएगा। तो इसलिए रोडवेज जो है दूसरे मोड्स के ऊपर थोड़े से सुपीरियर होते हैं और इजी और लो मेंटेनेंस होते हैं। अब ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि कई बार एग्जाम में आपसे पूछा सकता है कि वाई रोडवेज आर सुपीरियर ओवर द रेलवेज, तो ये पॉइंट्स जो है आप उसमें मेंशन कर सकते हैं। अब इसके बाद बात करें कि गवर्नमेंट में इंडियन गवर्नमेंट ने कितने टाइप ऑफ रोडवेज जो है डेवलप कराए हैं हमारी कंट्री में, तो 6 टाइप ऑफ रोड्स आर अवेलेबल विच आर प्रोवाइडेड बाय द इंडियन गवर्नमेंट। अब इसमें सबसे पहले हम देखेंगे गोल्डन क्वाड्रिलैटरल सुपर हाईवे। गोल्डन सबसे सुपीरियर जो सबसे अच्छी रोड्स जो हैं वो इस हाईवे के होंगे, मैप में इस तरह से डिनोटेड रहेंगे। सो गोल्डन क्वाड्रिलैटरल सुपर हाईवे सबसे पहले किसे कनेक्ट करेगा, ये दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, मुंबई एंड दिल्ली, ठीक है। ये जो रोड्स है 6 लेन होती हैं। इसके बाद अगर हम बात करें कि कंट्री को किस तरह से कनेक्ट कर रहे हैं, तो नॉर्थ टू साउथ, जम्मू कश्मीर, श्रीनगर, कन्याकुमारी, तमिलनाडु, इस तरह से नॉर्थ साउथ जो है ये कवर करती हैं। और ईस्ट एंड वेस्ट एरियाज की बात करें तो सिलेचर असम से लेकर पोरबंदर गुजरात, ये एरियाज जो है नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट ये रोड्स जो है कवर करके रखती है। अब जो ये रोड्स है इनका डेवलपमेंट क्यों किया गया है, ऐसे कुछ हाईवेज जो है गवर्नमेंट के पास होने चाहिए इन केस ऑफ एनी सॉर्ट ऑफ इमरजेंसी कुछ पड़ती है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो भी गवर्नमेंट व्हीकल्स हैं या कुछ भी वो किसी कहीं पे भी जो है ट्रैफिक में फंसे हो या रोड्स अच्छी डेवलप नहीं हो तो कुछ किसी भी तरह का वहाँ पे एक्सीडेंट हो जाए। तो टाइम कंजम्पशन जो है वो रिड्यूस करना और इजीली फीसिबल होना, ये सारी चीज़ें ध्यान में रखते हुए इस तरह की रोड्स जो है इनका डेवलपमेंट किया गया था। अब गोल्डन क्वाड्रिलैटरल सुपर हाईवे जो है कौन मेंटेन करता है, तो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया NHAI, इसका काम है कि इस तरह की जितनी भी रोड्स है उनको डेवलप करा के रखना। इसके बाद आती है अनदर नेशनल हाईवेज दैट वी आर गोइंग टू स्टडी, ठीक है। सो स्टूडेंट्स अभी हमने गोल्डन क्वाड्रिलैटरल देखा था। अब उसके बाद जो नेक्स्ट कैटेगरी है वो है नेशनल हाईवेज की। नेशनल हाईवेज NH से डिनोट किए जाते हैं, इनकी नंबरिंग रहती है 1 to 10, ठीक है। आपने सुने होंगे इनके नाम NH 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। NH 7 पे जो है कंस्ट्रक्टेड है हमारा शेर शाह सूरी मार्ग, दिल्ली का, काफ़ी फेमस है। इसके बाद आते हैं स्टेट हाईवेज। अब स्टेट हाईवेज जो है किसकी वन सेकेंड, लेट मी एक्सप्लेन वन मोर पॉइंट अबाउट दिस। जो नेशनल हाईवेज होते हैं इनके डेवलपमेंट की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है सेंट्रल पीपल वर्क्स डिपार्टमेंट, जिसे हम CPWD भी बोलते हैं। तो नेशनल हाईवेज ठीक तरीके से उनमें काम हो रहा है कि नहीं, प्रॉपरली मेंटेन्ड है कि नहीं, ये सारी चीज़ें जो है CPWD देखता है। इसलिए अलग से मैंने आप लोगों को नोट करवाया है क्योंकि इससे रिलेटेड जो है ऑब्जेक्टिव्स आपसे पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट इज स्टेट हाईवे। तो स्टेट हाईवे जो है इसकी देखरेख का काम होता है PWD का। अब स्टेट हाईवेज किस एरियाज को कनेक्ट करते हैं, तो स्टेट हाईवेज जो होते हैं, जो भी कैपिटल होता है किसी भी पर्टिकुलर स्टेट का, उस कैपिटल सिटी से जितने भी रिलेटेड डिस्ट्रिक्ट्स होते हैं इंपॉर्टेंट वर्क्स के, उन डिस्ट्रिक्ट्स को कनेक्ट करने का काम जो है इन स्टेट हाईवेज का होता है।
अब स्टेट हाईवेज जो है मेंटेन करते हैं पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट या पीडब्ल्यूडी। पर्टिकुलर स्टेट में या किसी भी यूनियन टेरिटरी में इन लोगों का काम होता है कि रोड्स को मेंटेन करके रखना है। इसके बाद आती है हमारे डिस्ट्रिक्ट रोड्स। डिस्ट्रिक्ट रोड्स जो है मेंटेन की जाती हैं बाय जिला परिषद। अब ये जो रोड्स हैं ये कनेक्ट करती हैं एक पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट को दूसरी जितने भी आसपास के डिस्ट्रिक्ट होते हैं उनसे। इसके बाद एक और टाइप की रोड्स होती है जो है अदर रोड्स की कैटेगरी में आती है। जैसे आप कभी भी किसी पर्टिकुलर रिमोट एरिया या किसी गांव में गए हो तो आपने देखा होगा वहाँ पे लिखा रहता है प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना, समथिंग लाइक दिस इज मेंशन देयर। तो ये जो है पीएम के नाम पे जो है बनाई गई हुई सड़कें होती हैं। इन सड़कों का काम ये रहता है कि जो भी पर्टिकुलर विलेज है उसे आसपास के किसी टाउन, मॉडल टाउन या फिर किसी सिटी से जो है कनेक्ट करा जाए ताकि जो भी ट्रांसपोर्टेशन हो, जो भी व्हीकल्स हो वहाँ पे इजीली जो है कैरी आउट किए जा सके। तो ये अदर रोड्स की कैटेगरी में आएंगे। इसके बाद एक और टाइप की रोड्स होती हैं बॉर्डर रोड्स। बॉर्डर रोड्स जो है 1960 के बाद से डेवलप होना स्टार्ट हुई थी। इनका काम ये था कि जितने भी बॉर्डर एरियाज हैं इंडिया के, क्योंकि वहाँ पे इजीली एक्सेसिबल एरियाज नहीं होते थे, वो वहाँ पे जाना डिफ़िकल्ट होता था। जितने भी आर्मी ऑफिसर्स होते थे, जितने भी आर्मी में काम करने वाले लोग होते थे, उन लोगों तक अगर कोई चीज़ें पहुंचानी हो तो इजीली नहीं हो पाती थी। इसलिए जो है बॉर्डर रोड्स जो हैं उन हाई डिफ़िकल्ट टेरेन्स पे बनाए गए ताकि ट्रांसपोर्टेशन वहाँ पे इजीली मेंटेन किया जा सके। तो इस तरह से जो है बॉर्डर रोड्स को बनाया गया था। अब जो ये रोड्स हैं ये तो इनकी किस तरह से किन स्टेट में पर्टिकुलर एरिया में किस तरह से डेवलपमेंट हो रहा है उसके बेसिस पे क्लासिफिकेशन है। इसके अलावा रोड्स एक और तरीके से क्लासिफाई की जाती है कि रोड्स जो है मेटल्ड है या अनमेटल्ड है। मेटल रोड्स जो है ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं क्योंकि अच्छा वर्क होता है उनमें और बारिश के बाद भी उस पर ज़्यादा जो है चेंजेस नहीं आते हैं। हमारे जो NHs हैं और जो गोल्डन क्वाड्रिलैटरल हाईवेज हैं इन सब में जो है मेटल रोड्स का जो है यूज़ किया जाता है। इसके बाद जो अनमेटल्ड रोड्स हैं इनकी बात करें तो ये वियर एंड टेयर नहीं होते हैं, हर बारिश में ये खराब हो जाते हैं। अब ये तो रोडवेज की बात हुई कि पॉजिटिव एस्पेक्ट्स इसके ये हैं कि बहुत लो मेंटेनेंस है, इजीली हर टेरेन में से काम जो है निकाला जा सकता है। बट अगर इसके ड्रॉबैक्स की बात करें तो ड्रॉबैक्स ये है कि इंडिया में अभी तक जितनी पॉपुलेशन है उसके हिसाब से जो है रोड्स का डेवलपमेंट नहीं हुआ है और मैक्सिमम जो रोड्स है हमारी कंट्री में वो अनमेटल्ड है। जितना भी कॉन्ट्रैक्ट जो है गवर्नमेंट देती है, जिस भी एजेंसी को देती है, वो ठीक से काम ना करते हुए इस तरह की रोड्स बनाते हैं कि थोड़े ही टाइम बाद वो रोड या तो ख़राब हो जाती है और कांस्टेंट वेयर एंड टियर, मतलब कॉन्स्टेंटली अगर उस पर ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है तो कुछ टाइम बाद वो यूजुअली ख़राब हो जाते हैं, एक्सीडेंट प्रोन हो जाते हैं, जिसकी वजह से जो है कॉन्स्टेंटली एक्सीडेंट रात में दिन में जो है वहाँ पे क्रिएट होते हैं। तो ये जो है इससे रिलेटेड कुछ ड्रॉबैक्स हैं। सेकेंडली पैसेंजर्स इतने सारे होते हैं कि रोड्स जो हैं उस बर्डन को जो है बियर नहीं कर पाते हैं। तो ये जो है कुछ ड्रॉबैक्स हैं रोडवेज के जो इजीली सॉर्ट आउट किए जा सकते हैं अगर गवर्नमेंट के पास जो है कुछ ऐसी स्कीम्स हो जो इन जितनी भी डिफ़िकल्टीज़ हैं उनको ओवरकम कर सके। इसके बाद हम जो है देखेंगे अनदर वे दैट इज़ द रेलवेज। ओके, सो स्टूडेंट्स अब हम जो है रेलवेज देखेंगे कि रेलवेज का किस तरह से जो है डेवलपमेंट हुआ है हमारी कंट्री में। तो सबसे पहले अगर हम रेलवेज़ की बात करें तो सबसे फर्स्ट जो रेलवे रूट हमारी कंट्री में डेवलप हुआ था वो हुआ था बिटवीन मुंबई टू थाने। जो पूरा ड्यूरेशन था, पूरी जर्नी थी वो थी 34 किलोमीटर्स की और हुआ था 1858। ओके, तो ये फर्स्ट रेलवे रूट था हमारी कंट्री का। अब रेलवेज़ की बात करें, इसके पॉजिटिव एस्पेक्ट्स की बात करें हमारी कंट्री में, तो रेलवेज़ जो है प्रिंसिपल मोड है ट्रांसपोर्टेशन का फॉर फ्राइट एंड पैसेंजर्स, फ्राइट गुड्स कैरियर्स ये सब और लोग जितने भी ट्रांसपोर्टेशन है ये इजीली जो है रेलवेज से किया जा सकता है। अब रेलवेज़ जो है एक अच्छा अपॉर्चुनिटी देते हैं कि अगर आपको साइट सीइंग करनी है किसी पर्टिकुलर एरिया में, आप
नॉर्थ में जाइए, साउथ में जाइए, नॉर्थ ईस्ट में जाइए, ऐसे हिली एरियाज़ जहाँ पे बहुत अच्छे विजुअल्स रहते हैं वहाँ पे अगर आप जाना चाहते हैं तो रेलवेज़ एक अच्छा जो है ऑप्शन अवेलेबल होता है साइट सीइंग के लिए। फिर जो पिलग्रिमेज सेंटर्स होते हैं नॉर्थ टू साउथ, जो 4 धाम की यात्रा होती है, वो भी जो है रेलवेज ईजिली जो है कनेक्ट करके रखता है। अब रेलवेज जो है, अगर इंडियन इकोनॉमी की बात करें कि इंडियन इकोनॉमी में क्या कंट्रीब्यूशन रहा है इंडियन रेलवेज का, तो बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन रहा है, क्योंकि रेलवेज ने एक्सेलरेट किया है डेवलपमेंट हमारी कंट्री में, एग्रीकल्चर का भी और इंडस्ट्री का भी। क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन का जितना भी काम है, आप अगर रोडवेज की बात करें तो क्योंकि व्हीकल बहुत ज़्यादा बड़े आप नहीं कैरी कर सकते हो किसी पर्टिकुलर रोड पे, तो ये रेलवेज ही होते हैं जिसपे जितना सामान आप चाहते हो उतना सामान जो है आप इजीली ट्रांसपोर्ट करवा सकते हो, वो एग्रीकल्चर से रिलेटेड हो चाहे फिर वो इंडस्ट्री से रिलेटेड हो। आपने सुना होगा मालगाड़ी का नाम, उनका काम ही ये होता है कि जितना भी मटेरियल है वो किसी पर्टिकुलर एरिया से जो है उनको ट्रांसपोर्ट करवाना रहता है। तो इस तरह से जो है रेलवेज बेनिफिशियल है हमारी कंट्री में, हमारी कंट्री की जो इकोनॉमी है उसको बूस्ट करवाने में। अब हम बात करते हैं कि रेलवे नेटवर्क कितना बड़ा है हमारी कंट्री का। तो इंडियन रेलवे जो नेटवर्क है इसके पास हैं 7031 स्टेशंस। इसके बाद अगर रूट लेंथ की बात करें तो रूट लेंथ है 63,221 किलोमीटर्स की। फ्लीट ऑफ पैसेंजर्स की बात करें तो 7,817 लोकोमोटिव्स हैं अवेलेबल, जिसमें पैसेंजर सर्विसेज की बात करें तो 5,321 पैसेंजर सर्विसेज अवेलेबल हैं। इसके बाद कोच व्हीकल्स की बात करें तो ये है 4,904। तो इतना बड़ा जो है रेलवे नेटवर्क है हमारी कंट्री का। ओवरऑल अगर बात करें तो इंडिया का जो रेलवे नेटवर्क है वो वन ऑफ द फाइनेस्ट एंड लार्जेस्ट रेलवे नेटवर्क है पूरे वर्ल्ड का। अब बात करें कि रेलवे नेटवर्क जो है इंडिया में किस एरिया में ज़्यादा अच्छी तरीके से डेवलप्ड है, किस एरिया में नहीं है, तो रेलवेज जो है ऐसे एरियाज मांगते हैं जो प्लेन हो, जहाँ पे जो है क्योंकि रेलवे लाइंस डालनी होती है, बिछाना पड़ती है अलग से, तो वो काम जो है इजीली किया जा सके, इसलिए इन सारे जो फैक्टर्स हैं इनके लिए सूटेबल था हमारा नॉर्थन प्लेन। तो पंजाब हरियाणा साइड जो है रेलवेज का जो है डेवलपमेंट बहुत अच्छी तरीके से जो है किया जा सका था। अब इसमें हम यूपी को भी इंक्लूड करते हैं तो यूपी दिल्ली भी इंक्लूड करते हैं, तो यहाँ पे डेवलपमेंट अच्छा हो रहा था रेलवे का, पर एक प्रॉब्लम आ रही थी। वो प्रॉब्लम ये थी कि जितने भी रिवर रूट्स बीच में पड़ते थे उन रिवर रूट्स को कैसे कवर किया जाए। तो एक थोड़ा सा हर्डल यहाँ पे बीच में ये पड़ता था कि उन रिवर रूट्स के ऊपर से रेलवेज को क्या करना पड़ता था, एक ब्रिज कंस्ट्रक्ट करवाना पड़ता था और उस ब्रिज से जो है फिर आगे गाड़ी मूव होती थी। तो ये एक छोटा सा हर्डल था जिसे रेलवेज ने जो है ओवरकम धीरे धीरे कर लिया था। तो फर्स्ट तो ये हुआ। सेकेंडली अगर हम नॉर्थ ईस्ट साइड जाएँ जहाँ पे टोपोग्राफी जो है अनइवन होती है, हिली एरियाज होते हैं, तो वहाँ पे भी थोड़ी सी जो है डिफिकल्टी हो जाती थी। रेलवेज जो रेलवे लाइंस होती थी, पटरियाँ होती थी, उनको बिछाने में एक सेकेंड हर्डल जो है ये हो गया। तो अभी भी अगर हम नॉर्थ ईस्ट साइड जाएँ तो यूजुअली हम देखेंगे कि वहाँ पे रेलवे ट्रांसपोर्टेशन के कंपेरिजन में एयर मोड्स जो हैं वो ज़्यादा सक्सेसफुल हैं। इसके बाद हम बात करें जैसे एमपी साइड या महाराष्ट्र साइड हम जाते हैं, हालांकि सबसे पहली ट्रेन जो है मुंबई टू थाने रन हुई थी, बट स्टिल सह्याद्रीज या एमपी के जो जंगल थे वहाँ पे भी पूरा जंगल क्लियर करना, उसके बीच से जो है रेलवेज लेकर आना, वो भी एक डिफ़िकल्ट काम था। साउथ में भी जाए तो वहाँ पे भी सेम प्रॉब्लम्स थी कि ऐसा एरिया हिल्स हैं काफ़ी सारे, तो वहाँ पे भी या तो आप है ना किसी टनल के बीच में से रेलवे लाइंस डालो, तो ये सारा काम जो था थोड़ा सा जो है डिफ़िकल्ट था रेलवेज़ के लिए। हालांकि आज की डेट में पूरे कंट्री में ऐसा कोई भी एरिया नहीं होगा जहाँ पे जो है रेलवेज़ नहीं चाहता और छोटे से छोटे एरियाज से कनेक्टेड है इंडियन रेलवे और अच्छा खासा डेवलपमेंट हुआ है। और एक और चीज़ है जो एक बेनिफिशियल पॉइंट है रेलवेज़ का कि जो भी मीडियम है ट्रांसपोर्टेशन का वो काफ़ी चीप है। कॉस्ट कटिंग जो है वो जो कॉस्ट की बात की जाए तो रेलवे के जो चार्जेस हैं वो बहुत ज़्यादा हाई नहीं है, आप काफ़ी कम चार्ज में जो है इजीली सेफली ट्रैवल जो है कर सकते हो। बट जो इस रेलवेज़ को मेंटेन करने की जो प्रॉब्लम आती है वो ये कि इसका जो है मेंटेनेंस जो है वो काफ़ी ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव है। सेकेंडली जो रेलवे पटरियाँ होती हैं इनमें वियर एंड टियर काफ़ी होता है, तो उनको बिछाने का काम, फिर रेलवे एक्सीडेंट्स कई बार, तो ये सारे जो हैं थोड़े से
ड्रॉबैक्स हैं जो इस टॉपिक जो इंडियन रेलवे से रिलेटेड हैं। अब ये तो ऐसी ड्रॉबैक्स है जो कि इस वजह से कॉज होती है क्योंकि अगर मेंटेनेंस नहीं हो रहा है तो बट ऐसे भी कई सारे ड्रॉबैक्स होते हैं जो लोगों से रिलेटेड होते हैं, इंसानों से रिलेटेड होते हैं, जो एजुकेटेड पर्सन जिन्हें नहीं करना चाहिए वो भी करते हैं। जैसे आपने कई बार देखा हो कि आप किसी बस में ट्रैवल कर रहे हो और आपके साथ में कई लोग ऐसे चढ़ जाते हैं जिन्होंने टिकट्स भी नहीं लिए होते हैं, बिना टिकट ट्रैवल करना हो तो क्या हो रहा होता है वहाँ पे इंडियन रेलवे को तो उस चीज़ से नुकसान हो रहा होता है। ठीक है, साथ में ऐसे इंसान जो बैठे हैं बिना टिकट के वो क्या कर रहे हैं, आपको भी तो इरिटेट कर ही रहे होंगे। सेकेंडली चेन पुलिंग, सबसे ज़्यादा जो है रेलवे को नुकसान कराने वाली चीज़ होती है चेन पुलिंग। आपने कई सारी मूवीज़ में भी देखा होगा कि ये सीन तो बड़ा अच्छा लगता है कि अरे चेन जहाँ हम चेन खींच देते हैं वहीं से हमारी वो स्टार्ट हो जाती है जो भी, पर ये भी जो है एक ड्रॉबैक होता है कि कॉन्स्टेंटली चेन पुलिंग भी एक क्राइम होता है, एक ऑफेंस होता है। तो ये सारे जो है कुछ ड्रॉबैक्स हैं जो किसने क्रिएट किए हैं, हम इंसानों ने, जो कि पढ़े लिखे तो होते हैं बट स्टिल इस तरह के क्राइम जाने अनजाने में क्रिएट कर देते हैं। जो चेन पुलिंग है वो जो है इसलिए है कि कोई एक्सीडेंट होने वाला हो, आपका कोई फैमिली मेम्बर रह गया हो तो उसको जो है बचाया जा सके, ऐसे कुछ इंसिडेंट्स होते हैं तो उनके लिए होता है, ना कि जस्ट फॉर फन पर्पस। सो दिस इज अबाउट द इंडियन रेलवेज। इसके बाद जो है हम इंडियन पाइपलाइंस जो है उसके बारे में देखते हैं। आई होप दिस वाज डन। सो अनदर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन जो अभी जो है हमारी कंट्री में इंट्रोड्यूस हुआ है और काफ़ी अच्छे तरीके से फ्लरिश कर रहा है वो है पाइपलाइंस का। पहले जो है पाइपलाइंस सिर्फ पानी के ट्रांसपोर्टेशन में ही यूज़ किया जाता था, बट आज की डेट में देखा गया कि हाँ सक्सेसफुली ऑयल और जो नेचुरल गैसेस हैं उन्हें भी ट्रांसपोर्ट कराया जा सकता है। तो फिर गवर्नमेंट ने इस तरह के इनिशिएटिव्स लेने भी स्टार्ट किए कि हाँ ठीक है, जो भी ऑयल है, कंप्रेस्ड ऑयल है, नेचुरल गैसेस है, इन सब चीज़ों को भी जो है ट्रांसपोर्ट करवा सकते हैं काफ़ी सेफली, सिक्योरिटी के साथ विया पाइपलाइंस। अब एक और चीज़ है कि जैसे सॉलिड है कुछ, तो सॉलिड मटेरियल पाइपलाइंस के थ्रू कैसे ट्रांसपोर्ट किया जाएगा, तो सॉलिड मटेरियल की जो स्लरी होती है, स्लरी को जो है पाइपलाइंस के थ्रू ट्रांसफ़र किया जा सकता है। अब पाइपलाइंस की बात करें तो पाइपलाइंस का जो ये पूरा वर्क होता है, बिछाने का काम, ये सारा जो है काफ़ी एक्सपेंसिव होता है, बट एक बार पूरा मेंटेन कर दिया जाए उसके बाद जो कैरिंग आउट प्रोसेस होता है वो काफ़ी चीप होता है दूसरी चीज़ों के कंपैरिजन में। और फिर जो डिलेज होते हैं एयरवेज या शिपवेज की अगर हम बात करें, उनके थ्रू जो भी डिलेज होते हैं टाइम पे चीज़ें पहुंचाने में, वो सब जो है इसमें नहीं आती है। तो इसलिए जो है दूसरी चीज़ों के कंपैरिजन में, दूसरे मोड्स के कंपैरिजन में पाइपलाइंस जो है थोड़ा सा एक बेटर ऑप्शन के फॉर्म में जो है अब भी एमर्ज हुआ है। अब इसकी बात करें पाइपलाइंस की, तो एट प्रेजेंट जो है ऑयल रिफाइनरी से कनेक्टेड रहते हैं ऐसे एरिया जैसे बरौनी, मथुरा, पानीपत, और जैसे हम बात करें गैस बेस्ड फर्टिलाइजर्स, इन सब की जो है अपन इमेजिन ही नहीं कर सकते थे कि पाइपलाइंस जो है बिछाई जा सकती है, इन एरियाज़ को जो है कनेक्ट किया जा सकता है और इस एरिया में भी कोई स्कोप है डेवलपमेंट का। तो ये सब किसकी वजह से पॉसिबल हुआ है, पाइपलाइंस के इमर्जेंस के थ्रू। अब हम बात करें फर्स्ट पाइपलाइन की, तो कहाँ से कनेक्टेड है, ऑयल फील्ड, जैसे कि हमें पता है डिगबोई असम में काफ़ी सारे ऑयल फील्ड्स हैं, तो फ्रॉम अपर असम से जो है कानपुर तक कनेक्टेड है यूपी। अब जो रूट है वो कैसे है, रूट है गुवाहाटी से बरौनी और बरौनी से इलाहाबाद, इन एरियाज़ को कवर करता है ये पूरा रूट। अब बरौनी से जो है और ब्रांचेस होती हैं, तो बरौनी से जो ब्रांचेस कनेक्टेड होती हैं वो है हल्दिया से जाता है राजपंत से मौरीग्राम से गुवाहाटी और गुवाहाटी से सिलीगुड़ी। ये रूट है आसाम से कानपुर वाला, जिसमें अलग अलग ब्रांचेस भी अवेलेबल हैं। इसके बाद दूसरी रूट की हम बात करें तो दूसरा रूट है सलाया इज इन गुजरात से जालंधर पंजाब। दूसरा रूट ये है, तो गुजरात से जो है, गुजरात में भी कौन सी ऑयल फील्ड है, तो अंकलेश्वर एज यू ऑल नो, तो वहाँ से जो है पंजाब तक एक रूट एस्टैब्लिश्ड है। अब इसका अगर हम रूट देखें तो वया कहाँ से जाता है, तो विरंगम से मथुरा से दिल्ली से सोनीपत। अब इधर भी जो है ब्रांचेस अवेलेबल हैं। ये ब्रांचेस किन किन एरियाज़ को कनेक्ट करती हैं, तो कोयाली दैट इज़ इन गुजरात, बड़ौदा के पास, और इसके बाद चक्षु, और भी कई सारे एरियाज़ हैं जो ये पाइपलाइन एरियाज़ जो हैं कनेक्ट करके रखते हैं। इसके बाद एक और जो है अवेलेबल है पूरा रूट
जो हम अभी देखते हैं। ओके, तो जो लास्ट जो है पाइपलाइन रूट जो है अवेलेबल है वो है हजीरा गुजरात से लेकर जगदीशपुर यूपी तक। अब ये भी वाया वाया जाता है, तो बीच में जो रूट पड़ेगा वो है विजयपुर एमपी। अब इसके बाद इसकी ब्रांचेस देखें कि क्या क्या ब्रांचेस अवेलेबल हैं। तो राजस्थान कोटा में जाती है इसकी ब्रांचेस। इसके बाद शाहजहांपुर और बबराला, ये दोनों जो प्लेसेस हैं यूपी में अवेलेबल, यूपी में है। तो इन दोनों एरियाज में भी जो है ये पाइपलाइन जो है जाती है। अब अच्छा, गैस पाइपलाइन की अगर हम बात करें तो गैस पाइपलाइन होती क्या है, क्या इनके थ्रू जो है ट्रैवल करता है, इनके अंदर क्या चीज़ें होती हैं। तो आप लोगों को पता हो कि यूजुअली जो है अभी हमारी जो गवर्नमेंट है ऐसी स्कीम्स लाई है कि जितने भी गांव वाले जो एरियाज हैं जहाँ पे अभी तक जो है चूल्हों पर काम किया जाता था डोमेस्टिक पर्पसेस के लिए, तो वहाँ पे जो है गवर्नमेंट ने क्या करा है कि ज़्यादा से ज़्यादा धुआं ना निकले, जो स्मोकलेस जो है कुकिंग हो सके, उसके लिए गवर्नमेंट ने अलग अलग स्कीम्स और इनिशिएटिव्स लेके आई थी। और वहाँ पे जो है सिलेंडर्स जो है अवेलेबल कराए गए थे। तो उन सिलेंडर्स को किस तरह से वहाँ पे अवेलेबल कराया गया था, क्योंकि जितनी भी सिटीज़ हैं, सिटीज़ में जो गवर्नमेंट जो है गैस पाइपलाइंस जो है लेकर आई थी। आपने देखा हो कई सारी मल्टीज या टाउनशिप्स जो होती हैं वहाँ पे गवर्नमेंट जो है गैस पाइपलाइंस अवेल करवाती है। अगर आप चाहते हैं तो आप गैस का कनेक्शन ले सकते हैं। जैसे कि हम इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन लेते हैं तो जितना भी आप कंजम्पशन कर रहे होते हैं उस पाइपलाइन के थ्रू उतना रीडिंग आ जाता है और आपको उतना पे करना होता है। तो इससे जो है एक हर्डल ईजी हो जाता है कि आपको सिलेंडर कॉन्स्टेंटली कैरी नहीं करना पड़ता है, रिप्लेस नहीं करना पड़ता है। और जब आप जो है गैस पाइपलाइन आपका कनेक्शन लेते हो तो आपको जो अपना सिलेंडर है वो वापस गवर्नमेंट को जो है, जो भी गैस एजेंसी है उसको वापस देना पड़ता है। तो आपका दिया हुआ सिलेंडर किसी गांव में जाके किसी और इंसान के थ्रू जो है यूज़ किया जा रहा होता है। तो इसलिए जो है पाइपलाइंस जो है गवर्नमेंट जो है कॉन्स्टेंटली इस पर काम कर रही है कि भले ही एक्सपेंसिव हो पर एक बार मेंटेन कर दिया जाए तो जो है इससे काम बहुत इजीली किया जा सकता है। So this is about the pipelines. Next, what we are going to study is the waterways, how waterways have developed in India और कहाँ अपने major seaports located है। So next topic which we are going to study is the waterways. अब waterways जो है क्या इसके पॉजिटिव एस्पेक्ट्स हैं तो वो देखते हैं कि सबसे cheapest means of transportation होता है, काफ़ी कम चार्जेस में लगते हैं। इसके बाद सूटेबल होता है फॉर कैरिंग हैवी एंड बल्की गुड्स, जितना भी हैवी और बल्की गुड्स है ट्रांसपोर्ट करवाना है। पर एक चीज़ का जिसमें ध्यान रखना पड़ता है कि वाटरवेज जो है बीच में कुछ ना कुछ वाटर सोर्स होना चाहिए, तभी जो है आप इससे ट्रांसपोर्टेशन करा सकते हो। आप अगर सोचो कि दो सिटीज़ के बीच में ट्रांसपोर्टेशन करवा दे वाटरवे से तो वो पॉसिबल नहीं है। कोई रिवर या कोई अच्छा खासा सी सोर्स होना चाहिए इसके ट्रांसपोर्टेशन के लिए। तो उसमें जो है जितना भी हैवी और बल्की मटेरियल होता है इजीली इससे ट्रांसपोर्ट करवाया जा सकता है। फिर इसका एक और प्लस पॉइंट ये है कि ये फ्यूल एफिशिएंट होता है, ज़्यादा फ्यूल्स का वेस्टेज इसमें नहीं होता है। इकोनॉमिक अगर हम बात करें एनवायरमेंटल फ्रेंडली होने की तो ये काफ़ी एनवायरमेंटल फ्रेंडली भी होते हैं। अब इंडिया की बात करें तो इंडिया में इनलैंड नेविगेशन वाटरवेज जो हैं कितने किलोमीटर्स तक स्प्रेड ओवर हैं, तो 14,500 किलोमीटर लेंथ तक जो है ये इनलैंड नेविगेशन वाटरवेज स्प्रेडेड हैं। अब हमारी कंट्री की बात करें तो इंडिया ने ऑलरेडी एक अच्छा खासा जो है रिलेशन मेंटेन करा है, काफ़ी पुराने टाइम से सी रूट से हमारी कंट्री जो है लिंक्ड है। पहले जितना भी एक्सप्लोरिंग का काम जो होता था, जितने भी एक्सप्लोरर्स आए हैं हमारी कंट्री में, चाहे वो फ्रेंच हो, पोर्टुगीज हो, डच हो, जो भी आए हैं, ब्रिटिश इनफैक्ट, ये सब क्या किस रूट से आए हैं, वाटरवेज से ही आए हैं। तो ऑलरेडी काफ़ी अच्छे सीपोर्ट्स जो थे हमारी कंट्री में लोकेटेड थे जिनसे ट्रांसपोर्टेशन जो है हो रहा होता था। अब एट प्रेजेंट की बात करें तो हमारी कंट्री ने कुछ जैसे नेशनल हाईवेज है हमारे पास, उसी तरह हमारे पास कुछ नेशनल वाटरवेज भी हैं। और जैसे नेशनल हाईवेज की नंबरिंग हुई थी 1 2 3 4, इसी तरह नेशनल वाटरवेज की भी नंबरिंग हुई है। सबसे पहले बात करें इसमें तो फर्स्ट है गंगा रिवर के ऊपर, जो किसके बीच में है, बिटवीन इलाहाबाद एंड हल्दिया। कितना लेंथ है इसका, तो लेंथ है 1620 किलोमीटर्स और इसका नाम है नेशनल वाटरवे फर्स्ट। इसके बाद बात करें ब्रह्मपुत्र रिवर पे, तो ब्रह्मपुत्र रिवर कनेक्टेड एरिया है सादिया एंड धुबरी और इसका लेंथ है 891 किलोमीटर। इसका नाम है नेशनल हाईवे 3। थर्ड जो है ऑन द वेस्टर्न कोस्ट कैनल ऑफ केरला, इसका नाम है नेशनल हाईवे नंबर 3। और इस तरह से 3 जो है
नेशनल वाटरवे। तो इस तरह से जो है 3 नेशनल वाटरवेज जो है हमारी कंट्री में डेवलप्ड हैं। अब जो है हम देखेंगे कि क्या क्या मेजर सी पोर्ट्स हैं, कितने नए सी पोर्ट्स हमारी कंट्री में बने हैं। तो दिस वी आर गोइंग टू स्टडी द नेक्स्ट। तो अब इंडिया के मेजर सी पोर्ट्स क्या क्या हैं, कहाँ कहाँ लोकेटेड है, अब हम ये देखेंगे। अब क्योंकि ऑलरेडी हमारी कंट्री के पास एक लॉन्ग कोस्ट लाइन है जिसकी लेंथ है 7,516 किलोमीटर, तो उसके बेसिस पे जो है 12 मेजर पोर्ट्स हमारी कंट्री में बनाए गए हैं सी पोर्ट्स, और 181 मीडियम एंड माइनर पोर्ट्स जो है गवर्नमेंट ने डेवलप कराए हैं। अब पोस्ट इंडिपेंडेंस की बात करें तो क्योंकि कराची जो है पाकिस्तान में चला गया था, इसलिए इंडिपेंडेंस के तुरंत बाद जो है एक जो है पोर्ट बनाना था, इम्पॉर्टेंट था। तो कंडला पोर्ट जो है कच्छ में बनाया गया। अब उस एरिया को इसलिए सिलेक्ट किया गया था क्योंकि जितने भी आसपास के गल्फ कंट्रीज थे वहाँ से जो है इसका जो है वहाँ से जो है लिंकिंग अच्छा हो रहा था, ट्रांसपोर्टेशन इजीली कराया जा सकता था, इसलिए जो है कंडला में फर्स्ट जो है इंडिपेंडेंस के बाद सी पोर्ट बनाया गया। इसके बाद मुंबई का नेचुरल हार्बर पोर्ट ऑलरेडी अवेलेबल था ही हमारी कंट्री में। अच्छा, मुंबई का जो है कंजेशन कम करने के लिए ही जो है कंडला पोर्ट रेडी कराया गया था। इसके बाद मुंबई पोर्ट का कंजेशन फिर से कम करने के लिए जवाहरलाल नेहरू पोर्ट भी बनाया गया। गोवा की बात करें तो गोवा में मार्मागांव पोर्ट जो है बनाया गया। अब मार्मागांव पोर्ट जो है बेसिकली इस पोर्ट से जो है मैक्सिमम आयरन ओर जो है हमारी कंट्री से बाहर भेजा जाता था, और अगर टोटल बात करें अमाउंट की तो अराउंड 65% जो है आयरन ओर इस पोर्ट से जो है दूसरी कंट्रीज में एक्सपोर्ट किया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट था न्यू मैंगलोर पोर्ट विच वॉज लोकेटेड इन कर्नाटका। अब थोड़ा सा हम पीछे जाते हैं, आप लोगों को जब मेटल्स एंड मिनरल्स में चैप्टर करा रही थी तो मैंने माइन बताई थी कुद्रेमुख विच वॉज हॉर्स जो है शेप था। तो कुद्रेमुख माइन से जितना भी मटेरियल था वो जो है मैंगलोर पोर्ट से जो है ट्रांसपोर्ट करवाया जाता था। इसके बाद और साउथ में हम आते हैं तो कोच्चि पोर्ट अवेलेबल है, चेन्नई, उसके बाद चेन्नई पोर्ट की बात करें तो ओल्डेस्ट आर्टिफिशियल हार्बर पोर्ट चेन्नई पोर्ट है। इसके बाद बात करें विशाखापट्टनम की तो विशाखापट्टनम जो है डीपेस्ट लैंडलॉक्ड सी पोर्ट है। आपसे जो है इनसे रिलेटेड ऑब्जेक्टिव पूछा जा सकता है, मैप वर्क में पूछा जा सकता है कि फलाना फलाना जो है सी पोर्ट जो है कहाँ पे लोकेटेड है। तो ये जो है मेजर एरियाज है, मेजर सी पोर्ट्स है हमारी कंट्री के। इसके बाद तमिलनाडु में भी है, और फिर जैसे हम हल्दिया की बात करें तो हल्दिया वेस्ट बंगाल में भी, कोलकाता जो पोर्ट है वहाँ का बर्डन कम करने के लिए हल्दिया में भी जो है पोर्ट बनाया गया है। इसके बाद हल्दिया के साथ साथ एक और पोर्ट जो है तमिलनाडु में बनाया गया, दैट इज टुटिकोरिन नेचुरल हार्बर भी था, और हिंटरलैंड की तरह जो है इसको डेवलप कराया गया। तो ये जो है मेजर सी पोर्ट्स है जो हमारी कंट्री में डेवलप्ड है, ट्रांसपोर्टेशन का काम अच्छी से इनसे होता है। इसके बाद जो है हम जो नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे वो होगा हमारा एयरवेज, ठीक है।